हेलो बच्चों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे, अध्ययन अध्यापन में लीन होंगे, पठन पाठन का कार्य अच्छे से चल रहा होगा। वर्षा ऋतु चल रही है, ऐसे में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ मेघ आए कविता। मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित है। आप जानते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य साहित्यकारों में से एक हैं और हिंदी नाटक के क्षेत्र में तो उन्हें नींव का पत्थर कहा जाता है। तो आधुनिक साहित्यकारों में उनकी बहुत प्रसिद्धि है। उन्हीं की रचना है मेघ आए। मेघ के आने से, कहते हैं जल ही जीवन है, मेघ के आने से प्रकृति में जो बदलाव आते हैं, प्रकृति में जो समृद्धि आती है, जो सौंदर्य आता है, उसका बड़ा ही सुंदर और चित्रात्मक रूप से उन्होंने वर्णन किया है। मेघ की प्रतीक्षा भारत के जन जन को होता है। कहते हैं भारत प्रकृति प्रधान देश है, विशेषकर किसानों को। और यहां पर कवि ने मानवीकरण करके, प्रकृति का मानवीकरण करके बड़े ही सुंदर तरीके से भारतीय संस्कृति का और भारतीय प्रकृति का विश्लेषण किया है। अद्भुत नवीन उपमान दिए हैं कि मेघ को दामाद का रूप माना है। दामाद, हमारी भारतीय संस्कृति में दामाद की बहुत प्रतिष्ठा है, विशेषकर गांवों में। तो दामाद का रूप दिया, एकदम अनुपम उपमान है। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं कि पहले कविता का वाचन करते हैं। कैसे वाचन करते हैं? कविता को स्पष्ट रूप से पढ़ना, तभी हम समझ पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, समाज का प्रेरक होता है, समाज का दर्पण होता है। तो हमारी प्रकृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है और हमारी संस्कृति हमारे लिए कितनी आवश्यक है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कवि ने मेघ आए कविता की रचना की होगी। क्योंकि आज हम पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति का जिस तरह से क्षरण कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय संस्कृति लुप्त हो रही है, ऐसे में इस कविता की बहुत ही उपयोगिता है। तो पढ़ते हैं पहले। मेघ आए बड़े बन के ठनके संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, ज्यों यहाँ पे रूपक अलंकार है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, कितना सुंदर बिंब है। आप ध्यान रखिए, आप जब वाचन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी चित्रात्मकता है इसमें, कितना सुंदर बिंब है। आप स्पष्ट रूप से उसको देख पाएंगे। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन के ठनके संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ जुहार की, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। यहाँ भारतीय संस्कृति में महिलाओं, खासकर नववधुओं की जो सलज्जता है, जो शर्म है, जो संकोच है, किस हिसाब से वो किस तरह से अपने मन के बात को, अपनी मन की वेदना को, अपने मन की आकुलता को स्पष्ट करती है। कहती है कि बरस बाद सुधी लेन्ही बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार के। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन के ठनके संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ अब खुल गई भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु बह ढर के, झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन के ठनके संवर के। तो यहाँ कवि ने बात मेघ की है। तो मुख्यतः यहाँ पर मेघ की विशेषता है, पर मेघ के साथ, मेघ के आने से प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, जो उल्लास होता है, उस उल्लास को उन्होंने ग्रामीण संस्कृति, भारतीय संस्कृति के साथ जोड़कर बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि आप उन शब्दों को रेखांकित करेंगे जिसकी प्रतीकात्मकता है। कहते हैं कि एक कविता प्रतीकात्मक रूप से
कैसी है, एक प्रश्न आ सकता है आपके साथ कि हम प्रतीकात्मक रूप से कविता की विवेचना करें, या कैसे कह सकते हैं कि यह हमारी संस्कृति की अक्षुण्णता के लिए वह उद्देश्य रखती है यह कविता, या कैसे कह सकते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन वर्षा ऋतु के आने के बाद किस तरह से होता है, उसके सौंदर्य में कैसे वृद्धि होती है, ये हम कैसे कह सकते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसके भावार्थ के साथ मिल जाएंगे। मेघ आए, जब गर्मी की तपन से पूरी धरती और जन जन जीवन पूरा व्याकुल हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, तो उनकी प्यासी और अकुलाई आंखें आसमान की ओर उड़ जाती हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो मेघ जब आता है इस गर्मी के बाद, गर्मी के तपन के बाद, तो बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा होती है। तो मेघ भी कम कहाँ है, वह भी पूरे बन ठन के संवर के आता है। ठीक उसी तरह से जैसे दामाद पूरे सज धज और सूट बूट के साथ गांव में आते हैं, ससुराल में आते हैं। गांव में जैसे दामाद आते हैं, शहर में रहने वाले बड़ी उत्सुकता है देखने के लिए, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं और आगे आगे संगीत नृत्य का वातावरण होता है। गांव की किशोरियां अपने घाघरा को उठा करके दौड़कर भागकर घर घर में सूचना देती हैं। कितना स्वाभाविक चित्रण है। सूचना देती हैं, दामाद बाबू आए हैं, जीजाजी आए हैं। लोग देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। खिड़कियां दरवाजे सब खुलने लगते हैं, लोग झांकने लगते हैं। जैसे कि मेघ आता है तो पहले हवाएं चलती हैं। हवा नृत्य के साथ मेघ का स्वागत करती है, और जो पेड़ है, जो ग्रामीण लोग हैं, या हवाओं के चलने से जो खिड़कियां और दरवाजे हैं वो खुलने लगते हैं, मेघ को देखते हैं, दामाद को देखते हैं। तो बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर है। कहते हैं पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ की गर्दन कहाँ है? यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण हम क्यों धारण करते हैं? कान में, नाक में, गले में, और न जाने कहाँ कहाँ आभूषण पहनते हैं, ताकि चेहरे का, शरीर का सौंदर्य विकसित हो, बढ़े। तो उसी तरह कविता भी अपने सौंदर्य के साथ जब उपस्थित होती है, अपने भाव के साथ उपस्थित होती है, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो यहाँ कविता में अत्यधिक सौंदर्य के लिए उसमें छंद, अलंकार और रस का समायोजन कवि लोग करते हैं। तो यहाँ पर पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचका। यहाँ पेड़ जो है ग्रामीण नागरिकों का प्रतीक है। वो हवाएं जब चलती हैं तो पेड़ की डालियां झुक झुक करके वो हवाओं से कभी नीचे होती हैं, कभी ऊपर होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मेघ को देखने के लिए व्याकुल हैं और गर्दन उचका उचका करके मेघ को देख रहे हैं। जैसे ग्रामीण लोग, पता हो गया कि दामाद जी आ रहे हैं, पूरे सज धज के 1 वर्ष के बाद आ रहे हैं, देखने के लिए ग्रामीण के युवा वर्ग जो भी हैं, जो लोग आसपास के हैं, वो गर्दन उचका उचका करके दामाद को देखने लगते हैं। आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरकाए। वाह, क्या वर्णन है। कहते हैं आंधी चली, तेज हवा चली, धूल उड़ने लगी। ऐसा लगता है कि गांव की किशोरी भाग भाग करके सूचना दे रही हो, और बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी। नदी ग्राम बधुओं का कह लीजिए या ग्राम युवतियों का कह लीजिए, एक संकोच था, शर्म था, घूंघट प्रथा थी। आज तो पता नहीं प्रथा कहाँ है। इसलिए भारतीय संस्कृति की अक्षुण्णता के लिए भी कवि ने इस ओर इशारा किया है कि नदियां, जो गांव की युवतियां हैं, वो शर्म से, हया से वो घूंघट डाले हुए हैं, लेकिन उनकी बेसब्री है, दामाद जी को देखना है। वो ठिठक जाती हैं और घूंघट को, उनकी घूंघट जो है वो सरक जाती है, और वो तिरछी बाकी नजर से दामाद को देखती हैं। जैसे बारिश के आने से, वर्षा के आने से नदियों को प्रसन्नता होती है, हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ झूमने लगते हैं खुशी से। तो ये सारे वर्णन के साथ साथ संस्कृति को हम कैसे शामिल करते हैं, देखिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ जुहार की। जुहार का मतलब अभिनंदन करना। हमारे यहाँ प्रथा है कि जब दामाद आते हैं, मेहमान आते हैं, तो बड़े बुजुर्ग उनका अभिवादन करने के लिए अभिनंदन करके वो साथ साथ लेकर के आते हैं। तो इस तरह से बूढ़ा पीपल, अब सोचिए, पीपल और बरगद सबसे घने और बड़े वृक्ष होते हैं, उन्हें
बूढ़ा कहकर यहाँ संबोधित किया गया है। बड़े बुजुर्ग जो अनुभवी होते हैं, जो गांव की भलाई चाहते हैं, जो सबको जोड़े रखते हैं, सब में प्राण वायु का संचार करते हैं, वही तो है पीपल। तो पीपल को यहाँ बूढ़े लोगों से यहाँ पर तुलना उनकी उसकी की गई है कि बूढ़े पीपल ने जुहार किया आगे बढ़कर। बूढ़े बुजुर्ग आते हैं गांव में, गांव की सीमा पर दामाद जी को अभिनंदन करके उनको साथ लाने के लिए। अब बरस बाद सुधेलिनी, अब ये सूचना देखिए दौड़ते भागते जन जन के मुख से कहां तक पहुंच गई, उस दुल्हन तक, उस वधू तक जिसे छोड़ वह दामाद शहर में था। गांव की वधुएं ऐसा लगता है जैसे शहर के दामाद 1 साल तक नहीं आए, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। मन में भ्रम है, वेदना है, वियोग की पीड़ा है। यह श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। आने वाली कक्षा में एक एक पैराग्राफ से इसके अलंकार, इसके प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। अभी सामान्यतः हम इसके भावार्थ को देख लेते हैं। उस वधू की पीड़ा को हम समझ सकते हैं, उसकी संवेदना को, उसके विरह को यहाँ पर वियोग श्रृंगार के साथ उसकी लज्जा का भी कवि ने वर्णन किया है कि बरस बाद सुधेलिनी उलाहना देती है। कहाँ से? सामने नहीं आती है, व्याकुल है, बेचैन है, पर बड़े बुजुर्ग हैं, सामने कैसे आए? किवाड़ की ओट से कहती है कि बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ के। अकुला करके जो लता है वह किवाड़ की ओट से कहती है बरस बाद सुधेलिनी, 1 साल बाद याद आई है हमारी। जैसे 1 साल के बाद ऋतुएं हमारी, इसमें प्रश्न आ सकता है कि ऋतुओं की भारत देश में क्या प्रधानता है, ऋतुएं कितनी होती है, वर्षा ऋतु किसके बाद आती है, वर्षा ऋतु में प्रकृति का क्या परिवर्तन होता है, आदि आदि। तो यहाँ पर 1 वर्ष के बाद वर्षा ऋतु आती है तो धरती जो है, प्रकृति जो है उलाहना देती है। उसी तरह नववधु जो है 1 वर्ष से पति और प्रेमी के विरह में व्याकुल, वह प्रतीक्षा नहीं कर पाती, दरवाजे तक आती है और किवाड़ की ओट से उलाहना देती है कि 1 साल बाद तुमने याद किया। अब मालूम हो जाता है प्रियतम आ चुके हैं, दामाद आ चुके हैं, तो क्या है, अब उस दामाद के पैर धुले जाते हैं। तालाब भी प्रसन्न है, वह तालाब परात से तालाब, यहाँ पे तालाब और परात दोनों एक दूसरे के प्रतीक हैं। तालाब की बनावट होती है, चारों तरफ से किनारे ऊंचे होते हैं, बीच में गड्ढा होता है, उसमें जल होता है। हमारे यहाँ परंपरा होती है कि जब दामाद आते हैं या मेहमान कोई भी आए तो परात में लेकर के पैर धुले जाते हैं। अब तो परात नाम शब्द सुनकर भी हमारे विद्यार्थी समझ भी नहीं पाएंगे कि यह परात होता क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो इस संस्कृति को पुनः, क्योंकि बच्चे ही तो हमारे समाज, राष्ट्र और हमारी संस्कृति के प्रतीक होते हैं, इनसे ही तो हमारी संस्कृति का विकास होगा। कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपने इस भाव के साथ, अपनी इस कविता के साथ हमारी संस्कृति की ओर हमारा इशारा किया, हमें इशारा दिया है कि ये हमारी संस्कृति के नियम हैं कि जब कोई आता है तो उसके पांव धुले जाते हैं। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, एकदम हर्षित हो जाते हैं लोग, आए हैं दामाद बाबू, परात में पानी लेकर के पैर धुले जाते हैं। जैसे वर्षा के आने की प्रसन्नता से, प्रतीक्षा से, आशा से ही परात, तालाब जो है प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह से परात में पानी लेकर के चरण धोए जाते हैं। अब दामाद जी आ गए हैं, लोग प्रसन्न हैं। तब क्या होता है, जैसे बादल जब गहरा जाता है, बादल के आने के कुछ समय जब बच जाते हैं, बारिश होने की संभावना में कुछ क्षण रह जाते हैं, तो क्षितिज गहरा जाती है। यहाँ क्षितिज क्या है? क्षितिज अटारी गहराई। यहाँ क्षितिज अटारी को एक दूसरे से दिखाया गया है, दोनों एक दूसरे के प्रतीक हैं। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है, यहाँ वियोग श्रृंगार है। यहाँ प्रेमी और प्रेमिका का, नववधु का अपने पति से, प्रकृति का मेघ से मिलन हो रहा है। मिलन की प्रसन्नता इतनी गहरा गई है, क्षितिज के चारों तरफ अंधकार छा जाता है बादल का और कुछ दिखाई नहीं देता। उसी तरह जब 2 वियोगी आपस में मिलते हैं
तो उनके हृदय में आनंद की लहरें बिजली की तरह चमकने लगती है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम के, बिजली चमकने लगती है। जब बादल बारिश के रूप में आने वाला होता है तो आनंद से सराबोर क्षितिज के हृदय में बिजली चमकती है। जैसे यहाँ जो दामाद आए हैं और जो दामाद की पत्नी है, उनके मन में आनंद की लहरें बिजली की भांति चमकने लगती हैं, भाव विभोर हो जाते हैं दोनों। और वह जो पत्नी है, जो युवती है, जो नववधू है, जो नायिका है, वह क्षमा मांगती है अपने पति से, क्योंकि उसने संदेह किया अपने पति पर, अपने प्रियतम पर संदेह किया। 1 वर्ष बीत गए, उन्होंने याद नहीं किया, मुझे पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पर वो अब आ चुके हैं। अब अटारी जो घर का एक छत का एक कोना होता है, जहां 2 के अलावे तीसरा वहां कोई नहीं है, दोनों का मिलन होता है, आनंद की लहरें बहती हैं, बिजली रूपी आनंद हृदय में प्रवाहित होने लगता है। तब प्रियतमा जो है वो क्षमा मांगती है कि क्षमा करो, गांठ अब खुल गई भ्रम की। भ्रम शब्द देखो कितना सुंदर तरीके से कवि ने लाया है कि भ्रम जो है, संदेह जो है, वो समाप्त हो गया, मिलन हो गया। और आनंद रूपी अश्रु कहते हैं कि खुशी में भी आंखें बहाती हैं आंसू, कभी दिल में गम है तो रोते हैं आंसू। तो यहाँ पे आंसू जो है आनंद के क्षण में भी आते हैं और वियोग के क्षण में भी आते हैं। यहाँ प्रेम का आनंद है, मिलन का आनंद है, आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। जैसे क्षितिज आसमान जब धरती से मिलता है, मेघ जब चारों दिशाओं में छा जाता है, तो वर्षा रूपी अमृत झर झर करके धरती पर आनंद की लहरें बिखेरने लगता है। और तब जन जन में प्रसन्नता का प्रवाह होता है, प्रकृति के कण कण में नई ऊर्जा भर जाती है। चारों तरफ पुष्प, लताएं, नदी, नाले, तालाब सब खिल जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। और वर्षा जो है वह सबके मन में आनंद ही आनंद भर करके अपने जो ये भ्रम है, जो संदेह है, उसको मिटा देती है। तो आज की कविता जो है मेघ आए, कविता के साथ साथ कवि का जो उद्देश्य है हमारी प्रकृति की रक्षा, क्योंकि हमारी हरियाली ही बादल को आमंत्रित करती है। पेड़ पौधे वृक्ष हरे भरे जब तक रहेंगे तब तक वर्षा होती रहेगी और धरती पर जीवन बना रहेगा। उसी तरह से प्रेम जो है, हृदय में प्रेम, हमारी संस्कृति, हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति संवेदना और अपनी संस्कृति की रक्षा, ये हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कवि ने हमें आह्वान किया है, हमें बताया है कि किस तरह से हमें इसकी रक्षा करनी है। और इसकी पुनरावृत्ति करते हुए हम फिर से एक बार आपके साथ आएंगे और कविता के भावार्थ, उद्देश्य और प्रश्नोत्तर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।